देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरें, साथ ही साथ पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की खबरें होंगी। हर प्रदेश की खबर होगी इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। और खबरों में बात सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगी। अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत महामहिम आज कोच्चि पहुंचेंगी। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद ये उनकी केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। इस दौरान राष्ट्रपति कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगी। बता दें कि नौसेना के गनरी स्कूल द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज प्रदान करेंगे। इसके अलावा 17 मार्च को राष्ट्रपति मुर्मू कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी और इसी दिन वो तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। नागरिक स्वागत समारोह में राष्ट्रपति कुटुंब की 25वीं वर्षगांठ का भी उद्घाटन करेंगी। इसी कार्यक्रम में वो राज्य सरकार की 2 अन्य योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति 18 मार्च को विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। उसी शाम वो कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 19 मार्च को राष्ट्रपति कवरत्ती के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ संवाद भी करेंगी। अगली खबर दिल्ली से है, जहां संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। वहीं बजट सत्र के तीसरे दिन कल भी भारी हंगामे के बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही आज तक स्थगित कर दी गई, यानी कि आज फिर से सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू होगी। और वहीं विपक्ष के नेता अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े हैं। बीजेपी सांसदों ने लंदन में दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग करी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्ष के नेताओं ने बैठक की और वहीं लंदन से स्वदेश लौटे राहुल गांधी ने विदेश से लौटने के बाद एक बार फिर अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि कल सदन में सत्र स्थगित होते ही विपक्ष के नेता ईडी ऑफिस पर प्रदर्शन के लिए निकले, जहां तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को पुलिस ने ईडी दफ्तर पहुंचने से पहले ही रोक लिया था। वहीं बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन आज भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। अगली खबर भी देश की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां संसद में लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगी है और वहीं आज भी दोनों सदनों में अडानी मामले को लेकर गतिरोध जारी है, जहां विपक्ष लगातार अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा है। इसी को देखते हुए विपक्षी नेता सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। और वहीं 15 मार्च को 17 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद भवन से ईडी दफ्तर के लिए मार्च निकाला था, लेकिन विजय चौक पर ही दिल्ली पुलिस ने उनको धारा 144 का हवाला देते हुए रोक दिया। विजय चौक पर रोके जाने से खफा सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। रोके जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। और खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं दिल्ली का, जहां आज ईडी ने भारत राष्ट्र समिति के नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि 11 मार्च को ईडी ने कविता से 9 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसमें कविता से कथित तौर पर एक कंपनी में किए गए निवेश के बारे में पूछा गया था। साथ ही कविता को व्हाट्सएप चैट दिखाई गई थी, जिसे मोबाइल फोन सहित इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से वापस लाया गया था। इसके अलावा कविता को आबकारी नीति 2021 और 22 के मसौदे की प्रतियां भी दिखाई गई, जिन्हें सार्वजनिक किए जाने से पहले कुछ आरोपियों को लीक कर दिया गया था। अगली खबर भी दिल्ली सरकार की सियासत से जुड़ी हुई। बता दें कि दिल्ली में वर्तमान में चल रही आबकारी नीति जारी रहेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल वर्तमान आबकारी नीति को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को नई आबकारी नीति पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने आगामी 3 महीनों में 5 ड्राई डे भी घोषित किए हैं। दिल्ली सरकार ने वर्तमान एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। वर्तमान एक्साइज पॉलिसी का समय 31 मार्च को खत्म हो रहा है, जिसे 6 माह के लिए आगे बढ़ाने के प्रस्ताव आबकारी विभाग की तरफ से दिया गया था। वहीं अब दिल्ली में वर्तमान में चल रही एक्साइज पॉलिसी 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। अगली खबर भी दिल्ली से, जहां दिल्ली सरकार की आबकारी नीति और एमसीडी के 123 वार्ड में शराब के ठेके बिना अनुमति खोले जाने के खिलाफ बीजेपी फिर से सड़क पर उतरेगी। और इस बात की जानकारी दिल्ली प्रदेश बीजेपी के ऑफिस में कल एक प्रेस वार्ता में दी गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह दिधुड़ी और दिल्ली प्रदेश बीजेपी के महामंत्री कुलजीत चहल ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा घोटाले के खिलाफ 16 मार्च यानी कि आज से बीजेपी जन जागरण अभियान शुरू करेगी, जो 26 मार्च तक चलेगा। वहीं दिधुड़ी ने कहा कि पिछले 15 दिनों से बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर आंदोलन कर रही है। बीजेपी शुरू से ये बात कहती रही है कि शराब घोटाले के मुख्य कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल है। जिस कमेटी में इस नीति को मंजूरी दी गई, उसकी अध्यक्षता खुद केजरीवाल ने की थी।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर नॉर्थ ईस्ट राज्य सिक्किम से है, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी गंगटोक में आज से G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक होगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बताया कि इस बैठक के दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर 20 देशों के 80 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि उनके राज्य को 2 बैठकों की मेजबानी करने का सम्मान मिला है। राजधानी गंगटोक को 2 आयोजन के लिए सजाया गया है और पाक्योंग से गंगटोक तक लगभग 26 किलोमीटर सड़क के किनारे की इमारतों को नए सिरे से रंग दिया गया है। अगली खबर शिवसेना विवाद को लेकर बता दें कि महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कल सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाए थे। वहीं कल मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, इसलिए सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि आज इस मामले की सुनवाई फिर से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यपाल को अपनी शक्ति का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि विश्वास मत बुलाने से सरकार गिर सकती है। ऐसे में किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए गवर्नर को सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वहीं कोर्ट ने इस बात पर सवाल उठाया कि अगर शिंदे कैंप के विधायकों को उद्धव का कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन पसंद नहीं था तो वो 3 साल तक सरकार में साथ क्यों रहे। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। अगली खबर भी जहां पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता गंवाने के बाद से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। ठाकरे गुट के नेता और राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने उद्धव ठाकरे का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना की सदस्यता ली। एक के बाद एक नेताओं के जाने से उद्धव ठाकरे गुट का पल्ला कमजोर होता दिख रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि आगामी चुनाव में एकनाथ शिंदे को इसका फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि 13 मार्च को भी उद्धव ठाकरे के करीबी सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने शिवसेना का दामन थाम लिया था। अगली खबर दिल्ली से, जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है, जिसे तेजस्वी रद्द कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया है कि जब वो पटना में रह रहे हैं तो उन्हें दिल्ली में समन जारी किया जा रहा है। उनका कहना है कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने सीबीआई द्वारा जारी किए गए समन पर रोक की मांग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिस पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच मामले पर आज सुनवाई की। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर धामी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहला पूर्ण बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा में 77,407 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है, जो बजट में शिक्षा और युवा कल्याण के लिए 10,459 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य विभाग के लिए लगभग 4,217 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि कर रही है, समावेशी विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी के दिशा निर्देश में उनके सपनों को साकार किया जा रहा है। सड़क, रेलवे और जलमार्ग तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा कई योजनाओं के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर 1 बनाएंगे। वित्त मंत्री ने स्थानीय उत्पादों के निर्यात को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। अगली खबर भी उत्तराखंड से, जहां आज से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और बता दें कि वहीं 10वीं की परीक्षा 17 मार्च को शुरू होगी। परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 गज के एरिया में धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। और वहीं 1253 सेंटर्स में परीक्षाएं संपन्न करवाने को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन ने 198 केंद्र संवेदनशील और 15 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। परीक्षा में नकल रोकने के लिए जिला और मंडल के अधिकारियों से बातचीत की गई है। सचल दलों में कम से कम 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 उप निरीक्षक की तैनाती होगी। और खबरों में अब रुख करते हैं पंजाब का, जहां पर अमृतसर में G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचे विदेशी मेहमानों का मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार के आभारी हैं कि ग्लोबल मामलों को लेकर ये शिखर सम्मेलन बुलाया गया है। शिक्षा और लेबर पर सम्मेलन के लिए अमृतसर में होना भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पंजाबी ग्लोबल सिटीजन है, हर जगह पर पंजाबी है और सफल पंजाबी है। सीएम मान ने आगे कहा कि अमृतसर सेंट्रल एशिया की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस हम बना रहे हैं, जिससे छात्र जहां पर जाना चाहता है उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि 15 मार्च से शुरू हुए G20 की बैठक का 17 मार्च तक अमृतसर में बैठक हो रही है।
अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां कल विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सत्र में भारी हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में आज कई अहम मुद्दों पर बात होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य विद्युत विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे। इसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। इसके अलावा रोजगार गारंटी की योजना और अमरजीत भगत स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे। बता दें कि भूपेश बघेल के विभागों पर वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा भी की जाएगी, जिसमें सामान्य प्रशासन वित्त विभाग, ऊर्जा, खनिज, जनसंपर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन विभाग शामिल है। मंत्री रविंद्र चौबे के विभाग विधान मंडल कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जल संसाधन, लघु सिंचाई पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी मांगे भी रखी जाएंगी। वहीं विधानसभा की कार्रवाई में आज अहम सवाल भी पूछे जाएंगे, जिसमें मेडिकल, हायर स्टडीज, प्रदेश के सीमेंट प्लांट, सरगुजा में स्थापित उद्योग, राजीव मितान योजना की फंडिंग, प्रदेश में रोजगार और बेरोजगारी, आबकारी विभाग से जुड़े मामलों जैसे मिलावटी शराब पर सवाल विधायक संबंधित मंत्रियों से करेंगे। आने वाले दिनों में भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बार बार ये बात कहते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि विकास को गति देना है तो सड़कों की रफ्तार बढ़ानी होगी। इसी मंसूबे पर काम कर रही मोदी सरकार ने देश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाना शुरू कर दिया है। शानदार सड़कें और जबरदस्त सुरक्षा के साथ अब गाड़ियां पहले से दुगनी स्पीड में फर्राटे भर रही हैं। इस समय देश में 10 ऐसे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं जो घंटों की दूरी को महज कुछ मिनट में पूरी करा देंगे। 29 किलोमीटर की लंबाई वाला द्वारका एक्सप्रेस वे दिल्ली और हरियाणा को जोड़ेगा, जिससे आने वाले समय में एनसीआर के लोगों को जाम से कुछ हद तक निजात मिलेगी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे जो कि एनसीआर को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगा। अगली खबर हरियाणा से, जहां ई टेंडरिंग पर चल रहे विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम के लिए ई टेंडरिंग से होंगे। सीएम ने आगे कहा कि जिला परिषद की भी शक्तियां उन्होंने बढ़ा दी है। उनके कार्य क्षेत्र का दायरा सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ई टेंडरिंग से जो काम होंगे, अगर उसकी गुणवत्ता में कोई खराबी आती है तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। खबरों में रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 2 दिनों के पुंछ दौरे पर पहुंची। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की और जहां उन्होंने पूरे मंदिर की परिक्रमा की और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में बनी यशपाल शर्मा की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा भी की। महबूबा मुफ्ती की पूजा करने पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के इस कदम को राजनीतिक नौटंकी बताया। बीजेपी की जम्मू और कश्मीर इकाई के प्रवक्ता रणबीर सिंह पठानिया ने महबूबा को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि 2008 में महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध किया था। और खबरों में एक बार फिर से रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर पुणे के बारामती में एक नाले में दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रवीण अटोले नामक एक व्यक्ति मोटर पाइप साफ करने के लिए अंदर गया था, लेकिन वो बेहोश हो गया। उसे बचाने के लिए उसके पिता अंदर गए, वो भी बेहोश हो गए। उसके बाद उनके पीछे 2 लोग और अंदर गए और उन सभी की मौत हो गई। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से एक भानुदास अटोले के खेत में स्थित ड्रेनेज चैम्बर में मवेशियों का गोबर भरा गया था। इसे साफ करने का काम चल रहा था और कुछ कचरा मोटर पंप में फंस गया था, इसलिए प्रवीण अटोले इसे हटाने के लिए अंदर गए थे, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और खबरों में अब रुक करते हैं तमिलनाडु का, जहां चेन्नई में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने ऑस्कर विजेता डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स में अभिनय करने वाले बोमन और बैली को सम्मानित किया। बताने के इस दौरान सीएम स्टालिन ने दोनों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। इस दौरान सीएम स्टालिन ने राज्य के 2 हाथी शिविरों के सभी 91 श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार की भी घोषणा की। इसके साथ ही हाथी शिविरों में श्रमिकों को घर बनाने के लिए 9 करोड़ 1 लाख रुपए भी दिए। बोमन और बेली ने कार्तिकी गोंसाल्वेस के डायरेक्शन में बने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री में अभिनय किया था। उन्होंने हाथी के बछड़ों अम्मू और रघु को पाला था। खबरों में एक बार फिर से बात कर्नाटक की, जहां इंडिगो फ्लाइट से बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे एक यात्री की चप्पल से 69,40,000 रुपए का 1 किलो 200 ग्राम सोना जब्त किया गया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कस्टम अधिकारी यात्री की चप्पल से सोने के बिस्किट निकालते हुए दिख रहे हैं। सीमा शुल्क अधिकारी ने बताया कि इंडिगो एयरवेज में विमान से बैंकॉक से बेंगलुरु पहुंचे यात्रियों को जांच के लिए रोका गया। उनके पास से चप्पलों के झूठे खोखे में जड़े कुल 4 टुकड़े जब्त किए गए। वहीं यात्रा के बारे में पूछने पर यात्री ने बताया कि वो चिकित्सा के उद्देश्य से यात्रा कर रहा है। हालांकि यात्री कोई भी वैध चिकित्सा दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद अधिकारियों को शक हुआ, इसलिए यात्रियों की जाँच की गई।
खबरों में बात करते हैं कर्नाटक से एक और अहम खबर की, जहां बीएस येदियुरप्पा को लेकर बीजेपी में टकराव बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने येदियुरप्पा को अपने बेटे की सीट का ऐलान करने पर आपत्ति जताई। येदियुरप्पा ने घोषणा की थी कि उनका बेटा बीवाई विजेंद्र शिकारीपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। इस पर सीटी रवि का कहना है कि किसी को टिकट देने का फैसला घर या किचन से नहीं किया जा सकता। किसी को ऐसे नहीं टिकट मिलना चाहिए कि वो किसी अहम नेता का बेटा है। किसे टिकट मिलेगा, इस बात का फैसला बीजेपी की संसदीय बोर्ड करेगी। आपको बता दें कि मई में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अगली खबर केरल से है, जहां विपक्षी दल के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस के बाहर हंगामा किया। विपक्षी दल ने विधानसभा अध्यक्ष पर सदन में पक्षपात किए जाने का आरोप लगाया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस देने से इनकार किया है, इससे जिसके खिलाफ विपक्षी दल पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे हैं। बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष शमशीर के महिला सुरक्षा पर कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को अनुमति नहीं देने की घोषणा करने पर विपक्षी दल ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सदस्य अध्यक्ष न्याय करें का बैनर हाथ में लेकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर में ही अध्यक्ष के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और खबरों में बात करेंगे तेलंगाना की। कांग्रेस ने अडानी मुद्दे पर राज्य की राजधानी में चलो राजभवन के तहत देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसी के तहत हैदराबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन से राजभवन तक मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने राजभवन का घेराव करने जा रहे प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के बीच संबंधों को लेकर चलो राजभवन मार्च निकाला था। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे और एलआईसी बचाओ की तख्तियां बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। अगली खबर पुडुचेरी से है, जहां पर H3N2 वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए सभी स्कूल आज से 26 मार्च तक के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। खासकर बच्चों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए ये आदेश लागू किया गया है। दरअसल विधानसभा में शून्यकाल के दौरान गृह और शिक्षा मंत्री ए नमशिवयम ने कहा कि बच्चों में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। बता दें कि पुडुचेरी में H3N2 वायरस से संक्रमण के अभी तक 70 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अगली खबर केरल से, जहां सबरीमाला मंदिर पंगुनी माह की पूजा के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। बता दें कि पंगुनी पर्व की ओर से 19 मार्च तक हर दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। सबरीमाला देवस्थानम बोर्ड के अनुसार पंगुनी उथिरम अराचू उत्सव 26 मार्च से शुरू होगा और 5 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले भक्तों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है कि सबरीमाला अयप्पन मंदिर 12 फरवरी को मासी ओगम उत्सव के लिए खोला गया था। उस उत्सव के बाद 17 फरवरी को मंदिर बंद कर दिया गया था। अगली खबर असम से है, जहां बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा देखा जा रहा है। 10वीं क्लास की राज्य बोर्ड परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में लीक मामले को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने सदन की कार्रवाई छोड़कर असेंबली में प्रदर्शन किया। सेशन शुरू होने के थोड़ी देर बाद असम प्रदेश कांग्रेस के विधायक असेंबली के गेट के सामने प्रदर्शन करने लगे। ये प्रदर्शन असम स्टेट एजुकेशन बोर्ड के मैट्रिक के पेपर लीक की घटना के विरोध में किया गया। इस दौरान विपक्षी नेता देवव्रत सोकिया ने कहा कि सरकार ने हमें सदन में बताया कि एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। असम स्टेट एजुकेशन बोर्ड की तरफ से जो पेपर लीक होने की खबर सामने आई है, सरकार के इस फैसले को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं। एक बार फिर से दुनिया में भारत का डंका बजा है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में चुना। चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। अमेरिकी सीनेटर एमी क्लोबुचर ने चौधरी के चुनाव जीतने के तुरंत बाद एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि चौधरी 2 दशक से भी अधिक समय से सार्वजनिक सेवा में समर्पित है। वायुसेना अधिकारी और संघीय उड्डयन प्रशासन दोनों के रूप में सेवा दे रहे हैं और अब उन्हें वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में चुना गया है। साथ ही बयान में कहा गया है कि रवि चौधरी ने 1993 और 2015 के बीच एक सक्रिय ड्यूटी वायुसेना पायलट के रूप में काम किया है। साथ ही अफगानिस्तान और इराक में कई युद्ध अभियानों का संचालन भी किया है। बयान में कहा गया कि उन्हें राष्ट्रपति ओबामा द्वारा एशियाई, अमेरिकियों और प्रशांत द्वीप समूह पर राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग में सेवा देने के लिए भी नियुक्त किया गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड का आधिकारिक ट्विटर हैंडल आज तड़के सुबह हैक कर लिया गया। उनके अकाउंट को हैक करने के बाद हैकर्स ने उनके ट्विटर अकाउंट से डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने से संबंधित मैसेज ट्वीट किया। पीएम नेपाल के ट्विटर अकाउंट पर दहल की प्रोफाइल की जगह ब्लर अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है। बता दें कि ब्लर
ट्रेडर्स के लिए नॉन फिजिबल टोकन मार्केट प्लेस है और यहाँ पर डिजिटल और करेंसी को बढ़ाने की बात कही गई। ट्विटर अकाउंट पर NFT के संबंध में एक ट्वीट को भी पिन किया गया, जिसमें लिखा था कि डिजिटल पेयर्स को डिजिटल करेंसी देने की बात कही गई थी। हालांकि अकाउंट हैक होते ही नेपाल के सियासी हलके में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अकाउंट को वापस रिस्टोर कर लिया। हालांकि इस मामले पर खबर लिखे जाने तक उनकी तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है। तो नेशन एट 9 में फटाफट अंदाज में आपने देश दुनिया की अहम खबर जानी, लेकिन कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि लुलु मॉल के मालिक से ईडी आज पूछताछ करेगी। अहम खबर, बड़ी खबर, ईडी ने लुलु मॉल के मालिक को 1 मार्च को दरअसल समन भेजा था। कारोबारी है यूसुफ अली, जिनको ईडी ने ये समन भेजा था। लाइफ मिशन घोटाला मामले में ये पूछताछ होनी है। दरअसल बाढ़ में घर खो चुके गरीबों में फंड जो था वो बांटा जाना था। विदेश से आया था ये फंड और विदेश से आए फंड के दुरुपयोग का मामला जो है वो इनके खिलाफ दर्ज किया गया है। 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जो है वो आज पूछताछ करेगी। तो केरल के नाटिका के रहने वाले हैं भारतीय कारोबारी, जिनसे ईडी अब आज पूछताछ करेगी। तो विदेश से आए फंड के दुरुपयोग के मामले से जुड़ी ये अहम खबर। 1 मार्च को इन्हें समन जो था वो भेजा गया था। लाइफ मिशन घोटाला मामले में पूछताछ होनी है। तो बाढ़ में घर खो चुके गरीबों में फंड बांटा जाना था, लेकिन उसमें गबन का आरोप जो था वो लगा। 300 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। तो लुलु मॉल के मालिक से आज ईडी पूछताछ करने जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।